नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, चुनाव आयोग ने कहा वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी का फोटो हटाओ। छापेमारी का पन्नू ने उड़ाया मजाक। अनुराग ने कहा काम दोबारा शुरू। किसान आंदोलन के 100 दिन, किसानों ने कहा सरकार अहंकार में। अंबानी केस में मनसुख की मौत पर सवाल, हत्या हुई या आत्महत्या की। विपक्ष के बहिष्कार के बीच इमरान सरकार ने साबित किया बहुमत। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। टीएमसी की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को बंद किया जाए। बता दें, टीएमसी ने शिकायत की थी कि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी माध्यमों के जरिए किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने से कहा गया है कि इस आदेश पर 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में अमल किया जाए। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने के बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब आयोग के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय सर्टिफिकेट के से प्रधानमंत्री की फोटो को हटाने का काम करेगा। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप समेत कई जगहों पर वे होर्डिंग हटाने को कहा था जिन पर कोरोना वैक्सीन लेते हुए मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी। याद दिला दें कि 2019 के आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। पुलवामा के शहीदों और बालाकोट हवाई हमले के नाम पर वोट देने की अपील से लेकर वोट डालने के दौरान रोड शो करने की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको नजरअंदाज कर दिया था, उनको खारिज कर दिया था। लेकिन ये प्रधानमंत्री की, इस सरकार की और बीजेपी की एक खास आदत बन गई है कि कैसे सरकारी साधनों का इस्तेमाल करें या आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने प्रचार को आगे बढ़ाएं। अब दुनिया में कहीं भी ये वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। आपने अगर टीका लगवाया है तो उसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और ना ही कोई ऐसी सर्टिफिकेट होती जिसमें उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो हो। हमारे देश में चूंकि प्रचार प्रिय प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि हर जगह उनकी छाप होनी चाहिए, चाहे टीका किसी और ने बनाया हो, टीका कोई और लगवा रहा हो और कोई टीका लगाने वाले कोई और हो, लेकिन प्रधानमंत्री का फोटो वहां होना चाहिए। तो ये एक कोशिश थी। जाहिर है कि ये प्रचार प्रोपेगेंडा है, प्रचार है और मतदाताओं को, आम लोगों को प्रभावित करने की एक कोशिश भी है। तो ठीक है, टीएमसी ने उसकी शिकायत की। आश्चर्य की बात है कि केंचुआ, जो कि माना जाता है कि मोटे तौर पर सरकार के पक्ष में ही काम कर रहा है, उसने इसका संज्ञान लिया और समझदारी के साथ इस पर रोक लगाई। इसके पहले प्रधानमंत्री अपना टीका लगवाते हुए भी फोटो पेट्रोल पंप पर और दूसरी जगहों पर होर्डिंग्स में लगवा चुके हैं। तो हर चीज को इवेंट बनाना और उसे चुनाव में भुनाना, ये प्रधानमंत्री की फितरत है, इस सरकार की फितरत है और ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है, अलोकतांत्रिक भी है कि आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पार्टी के लाभ के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए और चुनाव में फायदा उठाने के लिए। तो इस पर चुनाव आयोग को खुद अपने से संज्ञान लेना चाहिए था। कायदे से तो किसी की शिकायत के पहले ही उसे अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद शिकायत का इंतज़ार किया और शिकायत आने के बाद भी उसने थोड़ा वक्त लिया, उस पर पुनर्विचार किया और फिर सरकार को ये निर्देश दिए। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए अस्वस्थ परंपरा है, एक घटिया राजनीति है जो कि इस सरकार ने प्रदर्शित की है। केचुआ ने इस दिशा में थोड़ा सा रोक टोक लगाई है, इसलिए उसका स्वागत है, लेकिन आगे भी जब इससे बड़े उल्लंघन होंगे तब चुनाव आयोग क्या करता है, ये उस पर लोगों की नजरें रहेंगी। अगली खबर लेते हैं। आयकर विभाग के अफसरों की 3 दिन तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट करके तंज कसा है।
तापसी ने शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में अभिनेत्री ने कहा, 3 दिनों की सघन तलाशी के बाद 3 प्रमुख चीजों का पता चला है। पहला, पेरिस में मेरे जिस बंगले के होने की बात कही जा रही है उसकी चाबी के बारे में। ये छापा मारे जो मारे गए हैं उसमें ये कहा गया है कि उनका कोई पेरिस में बंगला, उसके बारे में बात कर रही है। उन्होंने तंज कसा कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आ रही हैं। दूसरी ये कि जिस 5 करोड़ की रसीद के मिलने की बात कही जा रही है उसे भविष्य के लिए रखा जाए, क्योंकि मैं पहले ये रकम लेने से इनकार कर चुकी हूँ। तीसरी बात, ये याद दिलाने के लिए वित्त मंत्री का शुक्रिया कि मेरे यहाँ 2013 में भी छापेमारी हुई थी। अनुराग और तापसी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जब मोदी सरकार की आलोचना हुई थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के बचाव में कहा था कि इन लोगों के यहाँ 2013 में भी छापेमारी हुई थी, लेकिन तब इस बात को मुद्दा नहीं बनाया गया था। वित्त मंत्री के इसी बयान पर तापसी ने उन्हें जवाब दिया है। तापसी ने ट्वीट के अंत में लिखा है कि मैं इतनी सस्ती भी नहीं हूं। तापसी को एक बार कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सस्ती कॉपी कहा था। शायद तापसी ने इसी बात का जवाब दिया है। वहीं अनुराग कश्यप ने भी तापसी के साथ एक फोटो ट्वीट करके लिखा है, हम फिर से काम पर जुट चुके हैं, लग चुके हैं। तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ जो छापेमारी हुई है उसके बारे में सेलेक्टिव लीक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, एक तरफा लीक किए जा रहे हैं, और उसका जवाब तापसी पन्नू ने बिल्कुल उसी अंदाज में दिया है जिस अंदाज में वो ट्विटर पर अपने कमेंट करती हैं और सीधे भिड़ती हैं लोगों से जो उन पर टिप्पणी करते हैं, या वो सामाजिक सरोकार वाली अभिनेत्री हैं। तो किसान आंदोलन पर भी वो खुलकर किसानों के पक्ष में खड़ी थी। सीए के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी उनका अपना रुख बहुत साफ था, और इसीलिए जो भक्तगण हैं या जो कंगना रनौत जैसे सरकार के पक्ष में खड़े होकर बात करने वाले लोग हैं वो चिढ़ते हैं और उन पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो जो 3 चीज़ें प्रमुख रूप से उभरी थी इस छापेमारी में, उन्होंने उन तीनों का जवाब दे दिया है। उनके जवाब से साफ है कि पेरिस में उनका कोई बंगला नहीं है, 5 करोड़ उन्होंने नहीं लिए हैं जिसकी रसीद की बात की जा रही है। और तीसरी बात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगर ये कहा है कि उनके यहाँ 2013 में भी छापे पड़े थे लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करती, उसको उस ढंग से उस समय नहीं देखा गया था जिस तरह से आज देखा जा रहा है, तो ये उनको शुक्रिया कहा है। लेकिन इसका मतलब समझिए आप, अगर किसी फिल्म अभिनेत्री या कलाकार के यहाँ छापे पड़ते हैं तो क्या ज़रूरत है कि वित्त मंत्री जैसा उच्च पद पर बैठा व्यक्ति उस पर टिप्पणी करे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हमारे वित्त मंत्री का स्तर इतना नीचे उतर चुका है। दूसरी बात ये है कि उस समय जो छापे पड़े थे, चूंकि ये माना जाता है और ये सही बात भी है कि उस समय इस तरह की पूर्वाग्रह नहीं थी उस सरकार में, जैसे कि इस सरकार में ये दुराग्रह पूर्वाग्रह दिख रहे हैं और एक राजनीति से प्रेरित छापेमारी दिख रही है। इसलिए क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू दोनों सरकार की आलोचना करते रहे हैं, उनसे सवाल पूछते रहे हैं, और इन्हीं को टारगेट करके, क्योंकि बाकी जो कलाकार हैं जो सरकार के पक्षधर हैं, अक्षय कुमार हैं, या आप अशोक पंडित को ले सकते हैं, या आप अनुपम खेर को ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं, उन पर कोई छापे नहीं डाले गए हैं। तो एक जो दिख रहा है साफ साफ पक्षपातपूर्ण ढंग से भेदभाव के साथ ये सब किया जा रहा है, इसलिए आज सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि ये लगातार हो रहा है, कोई एक बार हो रहा हो तो भी अलग बात है, लगातार इस तरह की हरकतें ये सरकार कर रही है, इसलिए एक ट्रेंड सा बन गया है और लोगों का ये स्वाभाविक रूप से मानना हो जाता है कि सरकार ने इन्हें निशाना बनाकर ये कार्रवाई करवाई है, क्योंकि इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब सरकार के पिंजरे में बंद तोते हैं और उन्हीं से ये सब काम करवाए जा रहे हैं। तो ये निर्मला सीतारमण को शायद ये समझ नहीं आ रही है, या वो समझना नहीं चाहती हैं, या जो समझदारी है उनकी उस पर पर्दा डाल रही हैं। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज किसानों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP हाईवे को जाम भी किया। इसके अलावा कई जगहों पर टोल प्लाजा को फ्री भी कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार अहंकार में है और उसको किसानों का दुख नहीं दिखता है।
किसानों ने कहा कि सरकार ने हमारे सामने विरोध के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, हमें अपने लिए गर्मियों और बरसात के दिनों की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हम यहां से नहीं उठेंगे। टिकैत ने साथ ही ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इन कानूनों से लाभ होगा, वो हमको एक बार लाभ वाला गणित समझा दें। बता दें, किसानों ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली की ओर कूच किया था। तब सरकार ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की तेज बौछारें की थी। यहाँ तक कि हाईवे को खोद डाला था, जिससे किसान आगे न बढ़ पाए। लेकिन इस सब के बावजूद 100 दिनों के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और आंदोलन की धार को तेज भी कर रहे हैं। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव वाले 5 राज्यों में जाएंगे और बीजेपी के विरोध में प्रचार करेंगे। तो 100 दिन मोटे तौर पर कहा जाए कि किसानों को भले ही उनका लक्ष्य हासिल न हुआ हो, लेकिन उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि तो यही है कि सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम रोक टोक के बावजूद किसान का आंदोलन किसानों का चल रहा है और जोर पकड़ रहा है, पूरे देश भर में फैल गया है। पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत हो रही हैं, जिला स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और किसान डटे हुए हैं, एक होकर डटे हुए हैं। सरकार की तमाम जो साजिशें हैं उनको नाकाम करते हुए डटे हुए हैं। सरकार ने 26 जनवरी को भी एक साजिश की थी, लेकिन उस साजिश से किसानों में किसी तरह की फूट नहीं पड़ी। किसान एकजुट हैं और ये एक बड़ी बात है और किसानों में जागरूकता पैदा हो रही है। वो समझ रहे हैं कि ये जो 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनसे उनका कितना नुकसान होने जा रहा है। और तीसरा सबक उन्होंने अब ये भी ले लिया है कि बिना वोट को चोट पहुंचाए उन्हें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। यानी उन्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा। भले ही सीधे खुद चुनाव न लड़ें, खुद पार्टी न बनाएं, लेकिन ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सरकार को लगे कि किसानों की नाराजगी से उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है और सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसीलिए किसान चुनाव वाले राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ पर वो मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से कि बीजेपी को वोट न दें। और ये एक दबाव बनाने की एक अच्छी रणनीति है, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी देर हो गई है। थोड़ा पहले अगर ये इनिशिएटिव लिया होता तो एक माहौल बन जाता। देखना यह है कि इतने कम समय में अब ये किसान आंदोलनकारी वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं। तो विरोध प्रदर्शन जारी है, किसानों की लंबी तैयारी जारी है। जैसे कि टिकैत ने कहा, दूसरे किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो यहाँ लंबे समय के लिए आए हैं। तो गर्मियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहाँ पर कूलर और एसी वगैरह का इंतज़ाम शुरू हो गया है, फ्रिज वगैरह आ गए हैं और वहाँ से हटने वाले नहीं हैं किसान। फिर शायद बारिश के मौके पर बारिश का भी इंतज़ाम वो करेंगे और इस तरह से एक लंबी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और जितनी लंबी और ठोस होगी और जितनी इसकी जड़ें मजबूत होगी, सरकार के लिए उतनी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी होती जाएंगी। सरकार समझ ले, उसने बातचीत एक तरह से बंद कर दी है, हठधर्मिता का प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर सरकार को जब ये एहसास हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तब शायद वो बातचीत की मेज पर आएगी और किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन्हें मानने के लिए उसे विवश होना पड़ सकता है। अगली खबर लेते हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख की लाश को जब खाड़ी से बाहर निकालकर साफ किया जा रहा था तो उनके मुंह से 4 रुमाल निकले थे जो कि आपस में बंधे हुए थे। इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मनसुख की किसी ने हत्या की थी और शव को कलवा की इस खाड़ी में फेंक दिया था। कलवा पुलिस स्टेशन के अफसरों का कहना था कि मनसुख ने खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन का कहना है कि मनसुख आत्महत्या कर ही नहीं सकते। विमला का कहना है कि उनके पति को कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी तावड़े नाम के अफसर ने फोन करके गुरुवार की शाम 7 बजे ठाणे घोड़बंदर रोड पर बुलाया था। मनसुख की पत्नी को यह भी कहना है कि मनसुख का फोन रात 10 बजे तक चालू था, लेकिन उसके बाद फोन बंद हो गया।
उन्होंने इसकी जानकारी अपने पड़ोसियों को भी दी। जब पड़ोसियों ने भी मनसुख को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं लगा और इसके बाद विमला कलवा पुलिस स्टेशन में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने विमला की शिकायत भी दर्ज नहीं की। मनसुख हिरेन के बड़े भाई विनोद हिरेन का कहना है कि मनसुख बहुत अच्छा तैराक था। वो इलाके के बच्चों को तैराकी सिखाता था। ऐसे में उसके आत्महत्या करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वो आत्महत्या करने के लिए खाड़ी में छलांग भी लगाता तो तैरकर बाहर आ सकता था। विनोद का कहना है कि हत्या के केस को बेवजह आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है और हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की सच्चाई के साथ जांच करे और हमें न्याय दे। अभी तक की जांच में पता चला कि मनसुख घर से घोड़बंदर रोड ठाणे जाने की बात करके गए थे, लेकिन उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन विरार में मिली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ठाणे जाने वाला शख्स आखिर विरार कैसे पहुंच गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ऐसा सवाल मनसुख के परिवार वाले भी उठा रहे हैं। तो ये अंबानी के घर के सामने जो विस्फोटक वाली गाड़ी मिली थी उसको लेकर बहुत सारे रहस्य के प्रश्न खड़े हो गए, पर्दे खड़े हो गए हैं, प्रश्न खड़े हो गए हैं और ये प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया है जो मौत हुई है मनसुख हिरेन की उनके घर वालों के द्वारा, क्योंकि उनके जो शव निकाला गया उसमें भी रुमाल उनके मुंह से निकले हैं। तो आखिरकार उनके मुंह में 4-4 रुमाल गांठ बंधे हुए क्यों डाले गए थे? उन्होंने खुद डाले थे? ऐसा तो लगता नहीं है। तो ये हत्या वाला मामला भी दिख रहा है। आत्महत्या करने की कोई ऐसी वजह नहीं दिख रही है कि एक बार पुलिस के बुलाने भर से वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाएं और खाड़ी में छलांग लगा दें। वो तैराक भी हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं मनसुख की इस मौत के पीछे और पुलिस को इनके बारे में जानकारी देना चाहिए। तहकीकात से शायद पता चलेगा, लेकिन ये प्रश्न तो खड़े होते हुए हैं कि पुलिस ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रही है, उसे आत्महत्या क्यों बता रही है। और जब विमला जो उनकी पत्नी है मनसुख की रिपोर्ट कराने गई थी तो उनकी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या और हो क्या रहा है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने संसद में अपना बहुमत साबित कर दिया है। इमरान सरकार की ओर से लाए गए विश्वास मत के पक्ष में 178 वोट पड़े। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में अभी एक सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए 171 वोटों की जरूरत थी। जीत के बाद पीटीआई के सांसदों ने इमरान की तारीफ में कसीदे पढ़े। सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही परेशान चल रहे इमरान खान को इस जीत से बड़ी राहत मिली है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने बहुमत परीक्षण का बहिष्कार किया। इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के पास 157 सांसद हैं और कुछ सहयोगी दलों का भी समर्थन उन्हें हासिल है, जबकि मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 83 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के पास 55 सांसद हैं। पीडीएम के नेताओं ने शुक्रवार को कहा था कि सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली जीत अपने आप में इमरान खान के खिलाफ अवाम का अविश्वास है। इस्लामाबाद सीट पर पीटीआई के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख चुनाव हार गए थे। शेख को पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मात दी है। इस्लामाबाद सीट पर हार मिलने के बाद इमरान खान सरकार ने कहा था कि वो नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करेगी। चुनाव नतीजों के बाद इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि विश्वास मत से पता चल जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। तो इमरान खान ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन ये विश्वास मत केवल नेशनल असेंबली तक सीमित है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अब इमरान खान के खिलाफ, इमरान की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनमत बन गया है। इस्लामाबाद सीट पर पूरी ताकत लगा देने के बावजूद, इमरान खान के द्वारा खुद प्रचार पर उतर आने के बावजूद वो अपने वित्त मंत्री को नहीं जिता सके। तो ये एक बड़ी करारी चोट है, करारी हार है और इसका संदेश पूरे देश भर में गया है। अब भले ही इमरान खान ने संसद में अपना बहुमत पेश कर दिया हो, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज चला गया है कि ये सरकार कमज़ोर है और सरकार को गिराया जा सकता है, सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। और जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीडीएम के जो नेता हैं वो इस मामले को समझ रहे हैं। उनकी एकजुटता लगातार दबाव बना रही सरकार पर और
जाहिर है कि भले ही वो आज सरकार को गिरा पाने में सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक जनमत तैयार कर रहे हैं जो कि आज नहीं तो कल इमरान सरकार को सत्ता से उतारने में सहयोग करेगा। तो ये मुहिम जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार की शाम को मैं फिर लौटूंगा उस दिन की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।